कि जो हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, मध्य चरण है, जिसको मध्यकाल के नाम से जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उसे दो भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को जो उनको उसका जो नामकरण उन्होंने किया उसे भक्तिकाल की संज्ञा से भी उन्होंने अभिहित किया, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक मानी। और जो उत्तर मध्यकाल है, दूसरा चरण जो मध्यकाल का है, उसको उत्तर मतलब बाद का, पूर्व मतलब पहला। उत्तर मध्यकाल की जो समय सीमा है वो विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक है। और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल नाम से अभिहित किया। रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम रीतिकाल दिया उत्तर मध्यकाल को, लेकिन अन्य विद्वान जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा, उन्होंने रीतिकाल के अलावा और नामों से भी इस काल को जो है वो विभूषित किया है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि इस काल का नामकरण रीतिकाल क्यों पड़ा। रीति शब्द के अर्थ से आप अगर थोड़ा सा परिचित होंगे, रीति का अर्थ होता है कोई जो लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है, ठीक है, उसे रीति कहते हैं हम। कोई पुरानी परंपरा, कोई पद्धति, कोई परिपाटी जिसके ऊपर हम चल रहे हैं या जिसको हम एज इट इज पीछे से लेकर जिस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, हम उसे रीति कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं हमारा रीति रिवाज है ये, ठीक है। तो रीति रिवाज का क्या मतलब है? वो रिवाज ऐसा रिवाज है, वो काफी लंबे समय से चला हुआ है समाज में और उसी रूप में हम भी उसे निभा रहे हैं, इसलिए वो रिवाज क्या बन गया? रीति, रीति रिवाज। ठीक इसी तरह से जो रीति काल में जो साहित्य रचा गया वो भी एक निश्चित रीति पर रचा गया, निश्चित पद्धति पर रचा गया है, निश्चित परिपाटी पे रचा गया है। जो रीति काल के जितने भी कवि हुए उन्होंने एक रीति का अनुसरण किया अपने काव्य रचनाओं के लिए। वो कौन सी रीति थी? वो रीति थी काव्यांग विवेचन की। कंफ्यूज ना हो आपको, थोड़ा सा बता दूं मैं काव्यांग विवेचन क्या होता है। एक्चुअली जो हमारा संस्कृत काव्य शास्त्र है, जो संस्कृत साहित्य है, उसमें जितने भी आचार्य लोग हुए, चाहे वो आचार्य भरतमुनि हो, चाहे आचार्य भामा हो, आचार्य बामन हो, आचार्य मम्मट हो, या कोई दूसरे विद्वान है, कोई आचार्य विश्वनाथ है, इन सभी विद्वानों ने, संस्कृत के विद्वान हुए हैं हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में, इन्होंने काव्यांग विवेचन किया हुआ है उस युग में। जैसे भरतमुनि ईसवीं शताब्दी के आसपास के हैं, ठीक है, मम्मट भामा 6वीं शताब्दी के आसपास के, वामन 8वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने काव्यांग विवेचन किया। काव्यांग क्या होता है? सबसे पहले मुद्दा हमारे पास ये होना चाहिए। काव्यांग होता है काव्य जमा अंग, तो शब्दों के मेल से बनता है काव्य के अंग। जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर कई अंगों से मिलकर बनता है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, जो भी है। उसी तरह से जो पोइट्री है, जो काव्य है, उसके निर्माण के लिए भी कई अंगों का होना अनिवार्य है, ठीक है। क्या क्या अंग है वो? जैसे मैंने पहले भी कभी बताया होगा क्लास में, काव्य को बनाने के लिए आपको एक तो भाषा चाहिए होती है, चलो ये तो एक अलग विषय है। भाषा के अलावा आपको क्या चाहिए होता है? काव्य के लिए, काव्य रचना के लिए आपको रस चाहिए होते हैं, आपको अलंकार चाहिए, आपको छंद चाहिए, आपको शब्द शक्तियां चाहिए। ये सभी चीजें काव्यांग है, काव्य के अंग है ये। तो संस्कृत आचार्यों ने इन्हीं काव्य के अंगों पर जो है वो काव्य ग्रंथ लिखे। क्यों लिखे? ताकि लोगों को पता चले कि साहित्य सृजन कैसे होता है और साहित्य सृजन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, चाहे वो रस है, चाहे अलंकार है, चाहे छंद है, चाहे शब्द शक्तियां हैं। ये सब चीजें काव्यांग विवेचन के अंतर्गत आती है। किया सबसे पहले संस्कृत आचार्यों ने संस्कृत काव्य शास्त्र में, और उसके बाद जाके जब हिंदी साहित्य शुरू हुआ आदिकाल से लेकर 1000 ईस्वी के बाद, तब जब रीतिकाल आया, यानी कि 1700 विक्रमी संवत, यानी कि अगर ईस्वी सन की बात करें तो लगभग 1650 ईस्वी के आसपास जब रीतिकाल चला हिंदी साहित्य में, उत्तर मध्यकाल में, उस समय जो विद्वान लिख रहे थे, साहित्यकार लिख रहे थे, उन्होंने भी उसी पद्धति को, उसी परिपाटी को, उसी रीति को अपनाया जिस रीति को संस्कृत आचार्यों ने अपनाया था। कौन सी रीति थी वो? काव्यांग विवेचन की। इन रीतिकालीन आचार्यों कवियों ने भी उसी तरह से काव्यांग विवेचन किया जिस तरह से संस्कृत काव्य शास्त्र में हमारे आचार्यों ने किया था, जिनके नाम मैंने अभी लिए कुछ एक आचार्यों के। तो इसीलिए इस काल को नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने किया रीतिकाल की। जो रीतिकालीन कवि हुए, उन्होंने संस्कृत में जो काव्यांग विवेचन की जो रीति चली हुई थी संस्कृत काव्य शास्त्र से, उसी रीति पर चलते हुए, उसी मार्ग का अनुसरण करते, उसी पद्धति पर चलते हुए रीतिकालीन कवियों ने भी उन्हीं संस्कृत आचार्यों की भांति काव्यांग विवेचन किया। इसीलिए इस काल का नामकरण रीतिकाल किया गया। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को? ज्योति क्लियर हुआ? रीतिकाल क्यों बोला रामचंद्र शुक्ल ने से? ज्योति? यस सर। ठीक है। अब
अब आगे चलते हैं। जो रीतिकाल के जो बाकी विद्वान है वो क्या मानते हैं कि रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल नहीं होना चाहिए बल्कि और होना चाहिए कुछ। वो क्या है, जैसे मिश्रबंधु है, आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको पढ़ा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद लिखा हुआ है ग्रंथ, उसमें उन्होंने रीतिकाल को कहा अलंकृत काल। क्या कहा? अलंकृत काल। मिश्रबंधुओं ने अलंकृत काल क्यों कहा मिश्रबंधुओं ने? क्योंकि जो रीतिकाल का जो साहित्य है उसमें काव्यांग विवेचन तो हुआ, रसों अलंकारों छंदों की बात तो हुई, लेकिन साथ ही साथ जो कविता है उसको बहुत ज्यादा अलंकृत करने की कोशिश हुई है। रीतिकालीन अगर कवियों को आप देखें, उनके ग्रंथों को पढ़ें, उसमें अगर आपको काव्यांग विवेचन देखना है कि किस काव्य के अंग की विवेचना रीतिकालीन कवियों ने सबसे ज्यादा की, तो सबसे ज्यादा उन्होंने अलंकार जो काव्य का एक अंग है उसका वर्णन ज्यादा किया हुआ है। अलंकार पे बड़ा ज्यादा लिखा रीतिकालीन कवियों ने, और इसी कारण जो रीतिकालीन जो कविता है वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा अलंकृत हो गई है। अलंकारों के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव देखते हुए मिश्रबंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल किया कि इस काल के कवियों ने कविता को अलंकृत करने पर ज्यादा बल दिया, कविता में अलंकारों का ज्यादा प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने रीतिकाल को कहा अपकर्ष काल। अपकर्ष होता है नीचे को गिरना, उत्कर्ष होता है ऊपर को चढ़ना, उन्नति होना, अपकर्ष है नीचे को पतन होना। तो जो रीतिकालीन जो साहित्य अगर आप देखेंगे भक्ति काल से नितांत वो भिन्न रहा। रीतिकाल में जो आम व्यक्ति है, हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीतिकाल में ये चीज नहीं आ पाई। जो साहित्य है वो समाज से हटकर राज दरबारों में बैठकर लिखा गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ रीतिकाल में काव्यांग विवेचन के अंदर जो बात कवियों ने की वो की है, सिर्फ सुरा सुंदरी की चर्चा इसमें हुई। नायिका भेद, नायिका का नक्शिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन, यही सब चीजें चलती रही। समाज में क्या हो रहा है, आम आदमी के दुख दर्द क्या है, कौन सा जो है वो देश की इतनी बुरी स्थिति में देश आ गया था, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था अगर आप राजनीतिक परिस्थितियों को पढ़ें, और अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था। तो वो चीजें किसी ने भी नहीं लिखी, उसका जिक्र किसी ने भी साहित्य में नहीं किया। क्या वर्णन किया? राज दरबारों में बैठकर, ठीक वैसे ही जैसे आदिकाल में कवियों ने राज दरबारों में बैठकर प्रशस्ति परक काव्य रचनाएं की, आश्रयदाताओं की स्तुति की, वैसे ही आश्रयदाताओं के प्रशस्ति परक काव्य रीतिकालीन कवियों ने भी राज दरबारों में बैठकर लिखे। कारण ये रहा कि जो भारत का जो जितना भी राजनीतिक ढांचा था बहुत ज्यादा वो बिखर चुका था, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, और औरंगजेब के बाद अगर आप इतिहास पढ़ते हैं उसके बाद जितना भी हमारा ये जो राजा लोग थे, चाहे मुगल सम्राट थे चाहे दूसरे हिंदू छोटे मोटे राजा थे, ये भूल गए हार में सब कुछ कि अब देश तो अंग्रेजों के हाथ में चला गया है। तो ये हार को भूल के शराब और जो है वो राज दरबारों में सुरा सुंदरी के नशे में मग्न हो गए, और कवियों ने भी वही चीजें लिखी। श्रृंगारिक वर्णन बहुत है, अलंकारों का वर्णन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इस काल का नामकरण गणपति चंद्र ने अपकर्ष काल कहा कि आम व्यक्ति की, समाज की बात कहीं नहीं हो रही है, बात हो रही है तो सूरा और सुंदरी की, इसलिए इस काल को अपकर्ष काल कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। मैंने अभी कहा कि श्रृंगार वर्णन बहुत हुआ रीतिकाल में, ठीक है, नायिका भेद बहुत हुआ, नायिका के नक्शिक वर्णन बहुत हुआ। ठीक है, इसी श्रृंगार वर्णन को देखते हुए एक विद्वान हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम कर दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अतिशय श्रृंगारिकता होने के कारण रीतिकालीन साहित्य को रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किया। तो मैंने कुछ एक नाम बताया आपको रीतिकाल के। रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको अपकर्ष काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। इसी तरह से एक विद्वान हुए हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इसे कला काल के नाम से इसको अभिहित किया है। कला काल मतलब इस काल में कलाओं का बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। रीतिकाल में अगर काव्य कला के उत्कर्ष की अगर कहीं बात कहे तो रीतिकाल स्वर्णयुग है हिंदी साहित्य का। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी कवियों ने आचार्य की भूमिका निभाते हुए लोगों को बताया कि रस क्या होते हैं, अलंकार क्या है, छंद क्या है, शब्द शक्तियां क्या है। ठीक है, तो काव्य कला का इतना ज्यादा उत्कर्ष हुआ और ब्रज भाषा में इतना निखार आया इस काल में। रीतिकाल की पूरी जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, आपको पता होना चाहिए। तो भाषा और साहित्य के उत्कर्ष को देखते हुए, शिल्प पक्ष के उत्कर्ष को देखते हुए, भाव पक्ष हालांकि कमजोर रहा लेकिन शिल्प पक्ष में बहुत ज्यादा वो है, इसको रिफाइनमेंट हम कह सकते वो हुई। इसी कारण इस काल को जो है वो स्वर्णयुग भी कहा जाता है, कलाओं का स्वर्णयुग रीतिकाल। ठीक है, भाषा और
जो शिल्प पक्ष है काव्य का, उसमें बहुत ज्यादा परिष्कार और संस्कार हुआ। इतना क्लियर हुआ सभी को नामकरण रीतिकाल का, क्यों इसको रीतिकाल का। लेकिन जो सर्वमान्य नामकरण है वो रीतिकाल है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, अपकर्ष काल, इन सब से ऊपर अगर कोई नाम प्रचलन में आया वो रीतिकाल आया, क्योंकि जो मूल था वो रीति का अनुसरण करते हुए रीतिकालीन कवियों ने काव्य रचना की। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित किया। इतना क्लियर हुआ ज्योति? ठीक है, आज के लिए काफी है इतना, की और पढ़ना है?